हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ एक प्यारी सी कहानी, काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। चमड़े का सिक्का। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। बादशाह हुमायूं आगरा से पूरे भारत को एक करने के लिए प्रयासरत थे। अपने ही भाइयों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। हुमायूं ने पिता के आदेशानुसार अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। भाई से बढ़कर दोस्त नहीं और भाई से बढ़कर दुश्मन नहीं। हुमायूं के भाइयों ने हमेशा उसके रास्ते में कांट बिछाए, पर उसने कभी भी भाइयों को परेशान नहीं किया। अक्सर कहा जाता है, बाबर पैदा हुआ राज्य बनाने के लिए और हुमायूं पैदा हुआ राज्य गंवाने के लिए। हुमायूं ज्योतिष में काफी विश्वास करने वाला शख्स था। दिन के हिसाब से कपड़े पहनना, काफी पढ़ा लिखा होने के कारण अक्सर उसकी सोच समकालीन लोगों से आगे होती रहती थी, जिसकी वजह से लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। हुमायूं काफी उदार चरित्र व्यक्ति था। बस एक ही कमी खलती थी, वह स्थिर चित्त नहीं था। वह अपने लक्ष्य को पाने के बाद उस विजय को पूरी तरह से आनंद लेना चाहता था, लेकिन एक घटना ने उसके हाथों में हिंद का ताज छीन लिया। चुनार विजय के बाद हुमायूं जहां रंगरलियों में व्यस्त हो गया, वहीं उसका प्रतिद्वंदी अपने खजाने को स्थानांतरित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता रहा। शेर खां जमीन से जुड़ा आदमी था। वे काफी संघर्ष के बाद सासाराम में अपनी सियासत को चमका पाया था। शेर खां के इस गुण को बाबर बहुत पहले भाप लिया था। जब शेर खां बाबर के साथ तुर्की कबाब समूह में नहीं खा पा रहा था, तो उसने अपनी कटार से काटकर खा लिया था। उसी समय बाबर ने अपने सरदारों से कहा, इस आदमी के माथे पर शासक बनने का चिन्ह दिख रहा है, इससे सतर्क रहना होगा। बाबर को समय मिला नहीं, वरना वो इस समस्या को सुलझा दिया होता। बाबर की कई बातें अक्षरशः सही होती जा रही थी। जिस मुगल साम्राज्य को खड़ा करने की नींव खुद बाबर ने डाली, उसकी जड़ों में मट्ठा शेर खां डाल रहा था। शेर खां धीरे धीरे बिहार व जौनपुर पर अधिकार जमाते हुए हुमायूं के लिए सिर दर्द बन गया। इस मुश्किल घड़ी में भी हुमायूं के भाई उसके साथ नहीं थे। हुमायूं शेर खां से भिड़ने के लिए चौसा, जो बक्सर के पास है, नामक स्थान पर निर्णय लेता है। बारिश का समय, परिस्थितियों के हिसाब से शेर खां अच्छी जगह पर था, क्योंकि हुमायूं, जो कि निचले इलाके में अपने सैनिकों को ठहराया हुआ था, धीरे धीरे पानी से भर गया। मजबूरी में अपने को फंसता हुआ देखकर हुमायूं युद्ध का निर्णय लेता है। मुगल सेना पूरी तरह खेत रहती है। हुमायूं जान बचाने के लिए कर्मनासा नदी में कूद जाता है। पर यह क्या, जो कर्मनासा नदी अपनी गोद में रहने वालों के कर्मों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध थी, उसमें हुमायूं को एक नाविक भिस्ती अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराता है। भिस्ती किसी लालच में नहीं था, और न ही वह जानता था कि ये मुगल बादशाह है। मैं तो अपना कर्म कर रहा था। इस तरह कर्मनासा ने हुमायूं के कर्मों को नाश होने से बचा लिया, लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं इतनी बुरी नहीं जितना तुम सब ने मेरा नाम रख दिया है। पर हुमायूं तो बादशाह था, वो कैसे किसी की मदद लेता। नदी पार करने के बाद बोला उस भिस्ती से, जिसने उसे नदी पार कराया, उससे कहा, मित्र, हम तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकते। भिस्ती ने कहा, कोई बात नहीं। हुमायूं ने फिर कहा, हमें अपनी कोई इच्छा बताओ, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। भिस्ती ने उत्तर दिया, आप जाइए हुजूर, अपने को बचा लीजिए। हुमायूं ने फिर बोला, हम मुगल बादशाह हैं। भिस्ती ने कहा, महाराज। हुमायूं ने कहा, अब बताओ, हम पूरी मदद करेंगे अपनी जान बचाने वाले की। भिस्ती, मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा थी, अगर आप मेरी इच्छा जानना चाहते हैं तो पूरी कर दीजिए, मुझे एक दिन का शासक बना दीजिए। हुमायूं ने कहा,
आगरा हमसे मिलने आओ, मैं अवश्य करूंगा। भिस्ती ने फिर कहा। जब यह बात अपनी घरवाली को बताया तो वो बहुत खुश होती है और पूछती है, बादशाह ने कुछ दिया नहीं? भिस्ती ने कहा, वो हमें आगरा बुलाए हैं, जल्द ही जाऊंगा। भिस्ती को रात भर नींद नहीं आती। रोज यही सोचता रहता, जब मैं एक दिन शहंशाह बनूंगा तो कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, जो मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देगा। 2-3 महीने भिस्ती यही सोचता रहा। कभी सोचता कोई महल बना दूंगा, पर उनमें समय ज्यादा लगेगा। नहर, तालाब, न जाने क्या क्या उसके मन में आता। पर एक दिन याद आने पर वो मन महसूस कर रह जाता। भिस्ती की एक ही दिली इच्छा थी कि वो इतिहास में अमर हो जाए। पर कैसे? यह बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। अपनी पत्नी से यह बहुत चर्चा किया, पर उस नतीजे पर नहीं पहुंचा। वो आगरा जाने की तैयारी करने लगा। भिस्ती के मन में गुब्बारे फूट रहे थे। पूरा भारत मेरा होगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा। कितने लड़ाई झगड़े के बाद लोग शासक बनते हैं। हम तो एक शासक की जान बचा के ही शासक बनने जा रहे हैं। इस तख्त के लिए भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा। कितने मूर्ख थे वे लोग। अगर दिल से किसी की मदद किया होता तो इतना लड़ाई झगड़ा करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। लाखों लोग बेघर नहीं होते, सैनिक रोज मरते नहीं। बीच बीच में भिस्ती थोड़ा संजीदा हो जाता है, कैसे हिंदुस्तान में खुशहाली लाया जा सकता है। फिर खुद ही जवाब भी देता, एक दिन में क्या कर लूंगा, यहाँ तो लोग वर्षों से कुछ उखाड़ नहीं पाए। जब इनके हाथों में इतनी शक्ति है तो क्यों लोग अपनी शक्ति को जाया नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि जनता की भलाई के लिए काम करें, न किसी उनको बर्बाद करने में। यही सब सोचते विचारते भिस्ती आगरा पहुंच गया। आगरा किले के द्वार पर खड़ा होकर भिस्ती दरबान को आदेश के क्रम में बोलता है, जाके शहंशाह को बोलो भिस्ती आया है। दरबान, शहंशाह को कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। भिस्ती ने फिर कहा। एक बार फिर शहंशाह को बोलकर देखो। भिस्ती की जिद और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए दरबान कोतवाल के पास जाता। दरबान एक भिस्ती जब वो आत्मविश्वास के पास दरबान कोतवाल के पास जाता है तो दरबान एक भिस्ती शहंशाह से मिलने की जिद कर रहा है। कोतवाल बुलाओ उसको, उसने महाराज की जान बचाई है। दौड़ के दरबान भिस्ती को अंदर लाता है। महल का रौनक देखकर भिस्ती मंत्रमुग्ध हो जाता है। भिस्ती की चाल भी बदल गई, क्या ऐंठ कर चलने लगा जैसे कोई महाराजा हो। हुमायूं उसे अपने अतिथि कक्ष में रहने की व्यवस्था करता है और कहता है कि ये हमारे मेहमान हैं, किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी इज्जत व सम्मान मिलना चाहिए। शासक की तरफ से पूरा आगरा शहर में मुनादी होती है कि कल किले के मैदान में समारोह होगा। शहंशाह का आदेश है कि सब लोग उपस्थित हों। पूरे शहर में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। क्या ऐसा हो गया, महाराज क्यों सबको बुला रहे हैं? इधर महल में भिस्ती को सेवक नहलाने खिलाने में लगे हैं। हुमायूं भिस्ती की ताजपोशी की तैयारी में लगा। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ में लोग एक दूसरे के माध्यम से ये जानना चाहते थे कि क्यों ये समारोह आयोजित हो रहा है। क्या शहंशाह हुमायूं के साथ एक और शहंशाह के भेष में कौन आ रहा है? हुमायूं सबके सामने नए शहंशाह भिस्ती से परिचय कराता है और बताता है कि चौसा युद्ध में इन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इनको एक दिन का शहंशाह नियुक्त करता हूँ। हुमायूं भिस्ती की तरफ इशारा करते हुए, महाराज ये हिंद का तख्तो ताज आपका, आपकी दिली इच्छा पूरी तो हुई ना? भिस्ती आगे बढ़ता है, अभी नहीं शहंशाह। हुमायूं, तो क्या? भिस्ती वही मंच पे, जिस मंच पे खड़ा था वही मंच से घोषणा करता है कि मैं मुगल आजम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के शासक के रूप में मैं अपने कर्मचारियों को आदेश देता हूँ कि वे लोग जल्द से जल्द मेरी इस घोषणा पे अमल करें और हिंद में आज से चमड़े का सिक्का जारी करें।
इस तरह भिस्ती पूरे विश्व में इतिहास का इकलौता शासक बन गया जिसने चमड़े का सिक्का जारी किया। इसके साथ कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर अगले कहानी में।